Hello, everybody, and welcome back to this session for the remaining uh, part of the discussion, which I was having about the scope of economics. कुछ चीजें अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में मैंने बताई थी कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या क्या चीजें हैं उसमें, और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स along with द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, शास्त्र की अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, इन सब बातों को मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था आपके साथ, और उसी डिस्कशन को मैं थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ अब इकोनॉमिक लॉज की तरफ या आर्थिक नियमों की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक लॉज। हालांकि यहाँ पर हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इकोनॉमिक लॉज, और ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल, लॉ नियम ही है इसकी हिंदी, तो ये लॉ शब्द इसके इस्तेमाल किया गया क्योंकि इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस के रूप में ही देखा गया, और एक तरीके से वो सोशल लॉज के ही रूप में इनको देखा गया। जो इकोनॉमिक लॉज हैं कि ये जनरल एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये एक सामान्य स्पष्टीकरण करते हैं, सामान्य रूप से जो इवेंट्स हैं, जो आर्थिक घटनाएं हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, इसलिए इनको इकोनॉमिक लॉज एक नाम दिया गया। हालांकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो इस बात से सहमत नहीं है, और उनका कहना ये है कि जो ये लॉ टर्म है, शब्द है, ये साउंड करता है इस तरीके का कि बड़ा इटर्नल या बड़ी परमानेंट चीज कोई है जो कि चेंज नहीं हो सकती। तो इट गोज इन दैट मैनर कि ये परमानेंसी या किसी चीज के इटर्नल होने की तरफ इशारा करता है, स्थायी होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर हम जो इकोनॉमिक लॉज जिन्हें कहते हैं, बेसिकली वो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं। अगर हम इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करें तो ये इकोनॉमिक थ्योरीज या आर्थिक सिद्धांत जो है वो बदल सकते हैं। नए तथ्य अगर आते हैं, कुछ परिवर्तन होता है, तो विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स और सब न्यू चेंजेस, द इकोनॉमिक थ्योरीज, इनमें ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम नए लॉज की तरफ जा सके। तो इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट दे प्रेफर टू यूज द टर्म थ्योरी इंस्टेड ऑफ लॉ। तो अगर हम इकोनॉमिक लॉज कहें तो वो एक मतलब क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स का जो है वो इंटरप्रिटेशन है, उसी चीज को हम अब इकोनॉमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीजें एक ही हैं। तो इकोनॉमिक लॉज जो है वो जो आपके जो फिजिकल साइंस हैं या जो नेचुरल साइंसेज हैं उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनका नेचर थोड़ा अलग होता है कि ये हमें एक इकोनॉमिक थ्योरी हो चाहे किसी भी और साइंस की थ्योरी हो, वो काम तो उसका वही है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कारण और परिणाम का जो संबंध होता है उसकी व्याख्या करना, इसको एक्सप्लेन करना, इस रिलेशनशिप को कोई भी थ्योरी जो है वो यही करती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक लॉज या इकोनॉमिक थ्योरीज दे आल्सो आर मेंट फॉर सेम थिंग, पर्पस वही है इनका भी यहाँ पर। लेकिन इकोनॉमिक लॉस के विषय में जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं या हमारे इकोनॉमिक लॉज हैं, देयर आर स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज ओनली, कि ये जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं उनके कथन स्टेटमेंट होते हैं, और ये इशारा करते हैं किसी चीज की पॉसिबिलिटी की तरफ, पॉसिबिलिटी ऑफ सम इवेंट और लाइक्लीहुड ऑफ सम इवेंट। सर्टेनिटी के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ उसी तरफ इशारा नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, जैसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया जा सकता है डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड का, कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। तो ये इकोनॉमिक टेंडेंसी है कि प्राइस के साथ डिमांड को रिलेट किया गया है कि प्राइस कम होने पर डिमांड, दोनों एक तरीके से उल्टे तरीके संबंधित है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है, लाइक्लीहुड है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और partly this is the reason that it is said that the economic theories or laws, they are hypothetical,
यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल होते हैं और यहाँ इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसीलिए जब इकोनॉमिक थ्योरीज को एक्सप्लेन किया जाता है या उनका स्टेटमेंट आपके सामने आता है, तो वहां एक चीज इनवेरेबली जुड़ी होती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य बातें समान रहने पर। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया लॉ ऑफ डिमांड का कि प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी वो चीज इंप्लाइड है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजों के अनचेंजेबल रहने पर, बाकी परिस्थितियों के समान रहने पर। तो ये मतलब एक परिकल्पना हमें यहाँ पर, या ये एजम्पशंस हमें यहाँ पर लेने पड़ते हैं, क्योंकि प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगी जरूरी, या प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी हो सकता है, जरूरी ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस बढ़ जाती है लेकिन उसके बावजूद डिमांड बढ़ जाती है, इमरजेंसीज में ऐसा होता है, सर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशंस में ऐसा होता है। तो वही बात आ गई, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स आर नॉट बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स आर नॉट रिमेनिंग सेम, इसलिए वो लॉ सही नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज ओनली एंड इकोनॉमिक लॉज बीइंग हाइपोथेटिकल। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, और इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक थ्योरीज या लॉस का जो स्टेटमेंट होता है, या जो भी वो जिस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें वो लेवल ऑफ एग्जैक्टनेस उतनी नहीं हो सकती अगर उनके साथ एजम्पशंस ना जोड़े जाए। सेकेंडली, दीज लॉज आर क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक होते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्वांटिटेटिव। मात्रात्मक होने की बजाय ये थोड़े गुणात्मक होते हैं। तो ये डायरेक्शंस की तरफ इशारा करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, कि अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे आएगी, या प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड ऊपर जाएगी। इस टेंडेंसी की ओर इशारा करते हैं। तो एक क्वालिटेटिव इन नेचर है, दे आर नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर। हालांकि अब जो मॉडर्न टेक्निक्स है वहां पर चीजों को क्वांटिफाई करना भी थोड़ा आसान हुआ है, और इकोनॉमिक्स में भी इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का भरपूर प्रयोग होता है। और थोड़ा इकोनॉमिक थ्योरीज को भी इंस्टेड ऑफ बीइंग क्वालिटेटिव, उनको भी क्वांटिटेटिव बनाने की कवायद की जाती है, वो कोशिश की जाती है। लेकिन अभी भी ज्यादातर जो इकोनॉमिक लॉज हैं बाय नेचर दे आर क्वालिटेटिव। द नेक्स्ट थिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज इज दे आर रिलेटिव। रिलेटिव सापेक्षिकता होती है इनमें, क्योंकि ये नियम या ये लॉज जो हैं, ये टाइम, समय के साथ, प्लेस, स्थान के साथ वो बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। हर समय, हर जगह पर, हर व्यक्ति के साथ ये एक जैसे होंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दे आर सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल, और ये रिलेटिविटी जो है वो यहाँ पर किसी ना किसी फॉर्म में इकोनॉमिक लॉस के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये रीजन भी है, ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, जो भी ये प्रॉपर्टीज कह लीजिए या नेचर कह लीजिए इकोनॉमिक लॉस का, आर्थिक नियमों का जो स्वभाव है, वो इन 3-4 पॉइंट्स में आपके सामने आ रहा है। और उसके रीजन नीचे दिए हुए हैं कि चूंकि यहाँ पर हम किसी नॉन लिविंग या लाइफलेस ऑब्जेक्ट का नहीं, बल्कि लिविंग ह्यूमंस, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड इकोनॉमिक इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होना बड़ा स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल। और जब हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज की बात करते हैं, इकोनॉमिक लॉस की बात करते हैं, तो उसमें हम बात तो करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, लेकिन ये बिहेवियर जो है, इस पर बहुत ढेर सारे इन्फ्लुएंसेस, बहुत ढेर सारे प्रभाव पड़ते हैं। इट इज सब्जेक्ट टू मेनी इन्फ्लुएंसेस दैट कैन बी सोशल, दैट कैन बी रिलीजियस, दैट कैन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, तो उनको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें इतने ढेर सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस रहते हैं कि इनको सही तरीके से मेजर कर पाना, नाप पाना, क्वांटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अननोन इन्फ्लुएंसेस भी यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि ड्यू टू साइकोलॉजिकल रिएक्शन वो भी हो सकते हैं, इस तरीके इन्फ्लुएंसेस भी आ सकते हैं। बाकी जो आपके फिजिकल साइंसेस के जो थ्योरीज बनती हैं या प्रोपाउंड होती हैं,
वहाँ सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशंस हैं कि इकोनॉमिक लॉज जो या थ्योरीज जो हमारे सामने आती हैं वो जिन बातों पर बेस्ड होती हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स पर, जिन एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है, उससे उसके सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं। वो कंट्रोल्ड मैनर में लेबोरेटरी टेस्ट ह्यूमन बिहेवियर का कर पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक लॉज आर स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज, दे आर मेयरली स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक टेंडेंसीज एंड हेंस दे आर लेस एग्जैक्ट, वो कम सटीक होते हैं। ये जो कंपैरिजन किया जाता है यूजुअली ये फिजिकल साइंस की थ्योरीज के कंपैरिजन में किया जाता है। जो इकोनॉमिक थ्योरीज है उनको कंपेयर किया जाता है जो बाकी आपके फिजिकल साइंसेज है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, अगर उनकी थ्योरी से कंपेयर किया जाए तो ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक लॉज आर लेस एग्जैक्ट। और रीजन उसका यही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बिकॉज इज स्टडी ऑफ collective behavior of people and that is rather difficult. So obviously these laws are the economic laws, they are less exact and obviously they have lesser power of prediction. भविष्यवाणी करने की शक्ति तो है इनमें, प्रेडिक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक लॉज भी, लेकिन वो शायद उतनी सटीकता के साथ, उतने एग्जैक्टनेस के साथ ये प्रेडिक्शन, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसा अभी मैंने ही कहा कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ जाएगी ये प्रेडिक्ट कर पाना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल या लगभग असंभव है। तो लेकिन फिर भी एक टेंडेंसी तो है ही कि प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो वो एक जो परफेक्शन वाली बात है वो शायद यहाँ पर कम होती है, और शायद इसीलिए मार्शल ने ये कहा भी है कि इकोनॉमिक लॉज अगर हम कंपेयर कर ही रहे हैं फिजिकल साइंस के लॉज के साथ तो दे शुड बी कंपेयर विद लॉ ऑफ टाइड्स rather than लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो थ्योरी है, ग्रेविटी की थ्योरी जो है तो बड़ी सिंपल है और उसमें कहीं किसी चूक की गुंजाइश नहीं है, वो एकदम आप उसको मेजर कर सकते हैं हर चीज को लॉ ऑफ ग्रेविटी में। लेकिन लॉ ऑफ टाइड्स, लहरों का उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, उसमें ये मेजरमेंट कर पाना मुश्किल होता है। तो मार्शल ने उसी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया है कि इकोनॉमिक लॉ शुड बी कंपेयर्ड विद लॉ ऑफ टाइड्स रेदर देन लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज अपनी जगह सही है कि इकोनॉमिक लॉज में ये कमी है, उनकी ये शॉर्टकमिंग है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे जो फिजिकल साइंसेज है उनकी भी ब्रांचेज ऐसी है जहाँ ये कमी है। फॉर एग्जांपल ये जो मौसम विज्ञान है, मीटियोरोलॉजी, इसकी अगर हम बात करें तो इसके सारे अनुमान तो सही नहीं हो सकते हैं, होते भी नहीं है, ज्यादातर सही होते हैं लेकिन सारे नहीं सही होते हैं, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज साइंस। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस के साथ भी वही बात है कि मोटे तौर पर इसके ऑब्जर्वेशंस, इनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, इनके जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही होते हैं। तो स्टिल इकोनॉमिक्स कैन आल्सो बी कंसीडर्ड साइंस और इसके लॉस भी थ्योरी के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट था जो कि इकोनॉमिक्स के नेचर को ही थोड़ा सा और आपके सामने क्लियर कर रहा था कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं जिन्हें हम यहाँ लॉस कह रहे हैं बार बार, और ये चीज आपके सामने जब आती है तो इसका नेचर क्या होगा वो बता रहा था। और दूसरा पार्ट जो मैं यहाँ पर कवर करना चाहता था वो जिसकी हिंट पिछले वाले डिस्कशन में आपको मिल गई थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज कंसर्न विद द स्मॉलर और इंडिविजुअल यूनिट्स। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं छोटी यूनिट्स का जो कि इंडिविजुअल है, जैसे एक फर्म हो गई या एक इंडस्ट्री हो गई या किसी एक कमोडिटी की प्राइस का हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारे एनालिसिस, ये सारा स्टडी का पोर्शन माइक्रो एनालिसिस में आता है। और दूसरा है मैक्रो एनालिसिस जो कि लार्जर, बड़ी यूनिट से संबंधित है, ऐसी यूनिट्स जो कि पूरी इकोनॉमी के साथ संबंधित होती हैं। ऐसे वेरिएबल्स मैक्रो एनालिसिस में हम उन चीजों को एनालाइज करते हैं, और यही दोनों एनालिसिस आगे जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यापक अर्थशास्त्र में बदल जाता है। जहाँ तक जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री, परंपरावादी अर्थशास्त्री रहे हैं, उनका सारा जोर जो था वो माइक्रो एनालिसिस की तरफ था।
सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो ये सूक्ष्म विश्लेषण है उस पर उनका ज्यादा जोर रहा है, और लगभग सभी ने उसका खूब इस्तेमाल किया। मार्शल ने पर्टिकुलरली इसका ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन बाकी भी जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनका सारा फोकस जो था माइक्रो एनालिसिस पर था। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने मैक्रो एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, ये नहीं है। उन्होंने मैक्रो एनालिसिस भी किया, उतना ब्रॉडली तो नहीं किया, लेकिन रखा उसको अपने अध्ययन क्षेत्र में, लेकिन इसको सेपरेटली नहीं ट्रीट किया। तो जो भी उनका एनालिसिस था वो माइक्रो एनालिसिस के अंतर्गत था, और उसी में मैक्रो एस्पेक्ट को भी वो कवर करते हुए चल रहे थे। तो इन दोनों को अलग करने का काम जो है वो बाद में हुआ है। तो वी कैन से दैट मैक्रो एनालिसिस इट इज कंपैरेटिवली और रिलेटिवली न्यू, क्योंकि क्लासिकल वन ने इसको जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसको सेपरेटली जो है ट्रीट नहीं किया था, सेपरेट स्टडी इसकी नहीं की थी। और अगर आप फिर से मैं वही चीज दोहराना चाहूंगा कि अगर आप डेफिनेशंस वाली उस डिस्कशन को याद करें और जो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत हमने बातें की थी उनको याद करें, तो वहाँ 2-3 मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स मैंने बताए थे, और एक उसमें था डिप्रेशन ऑफ 30s जो विश्वव्यापी महामंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s, और उसी समय कीन्स की ये जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में इनकी ये थ्योरी आई थी। तो खास तौर से कीन्स की इस थ्योरी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, has contributed a lot towards the development of this macroeconomics. तो ये एक कीन्स की थ्योरी माइलस्टोन की तरीके से यहाँ पर देखी जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट का रीजन क्या था, वो रीजन आप देख सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया डिप्रेशन ऑफ 30s, जहाँ की कीन्स अपने थ्योरी लेके आए कि नो द स्टेट्स कैन इंटरवीन इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के वेरिएबल्स को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, किस तरीके से कर सकती है वो उन्होंने बताया। उसके बाद का ही पीरियड जो है वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसका पीरियड 39 से लेकर 1939 से 1945 था। तो उस समय जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रीज, जो नेशंस इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर तो बुरा असर पड़ा था। जो कंट्रीज या जो नेशन इसमें युद्ध में सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं थे, संलग्न नहीं थे, उन पर भी इस वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों का असर उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ा था। तो विश्व की सभी जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं वो थोड़ा तो डगमगाई हुई थी। तो एक तरफ ये ट्रेड साइकिल्स थे, उनसे निपटने की बात थी, दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी, इसकी बहुत इच्छा थी गवर्नमेंट्स की, और इन सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो जिस फॉर्म में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं वो ब्रॉडली इन्हीं जो ये 3-4 चीजें आप देख रहे हैं, ये 3-4 चीजें ही जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रही है। और अभी भी इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे नई तरीके की चीजें आती जा रही हैं, वो चीजें अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी आगे की तरफ जा रही हैं। तो इन दोनों चीजों को कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से अलग क्या है, या दोनों की क्या रिलेशनशिप है, एक जब हम इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के नेचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको समझ लेना ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि बीकॉम के लेवल पे आप जितनी चीजें पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक थ्योरी में, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, simply it is a study of the economic actions of individual behavior of some specific economic units. तो छोटी छोटी इकाइयां अर्थव्यवस्था में जो होती हैं, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, एक कमोडिटी भी हो सकती है, एक इंडस्ट्री भी हो सकती है, ये इंडिविजुअल स्मॉलर यूनिट्स हैं। तो इन माइक्रो वेरिएबल्स का जो है यहाँ पर हम जब स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, और यही कहा भी जाता है इट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जिन चीजों से मिलकर बनी है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके तत्व हैं, उनको अलग अलग करके देखना जो है, उन माइक्रो वेरिएबल्स की स्टडी करना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और इसीलिए अक्सर इसको मेथड ऑफ स्लाइसिंग भी कहा जाता है। स्लाइसिंग यानी टुकड़े टुकड़े अलग करना, कतरे कतरे अलग करना। तो पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, बहुत छोटे टुकड़ों में बांटकर हर टुकड़े का अलग से अध्ययन किया जाए, तो दिस इज मेथड ऑफ स्लाइसिंग। तो
माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस चीज का प्रयोग किया जाता है। और अगर इसको जो और नाम भी दिए जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं, प्राइसिंग थ्योरी या प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ वैल्यू या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग, ये सब भी, या मेथड ऑफ प्राइसिंग, कुछ भी नाम इसको अलग अलग दिए जा सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम भी यही है। इसको भी मैंने मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में आपसे थोड़ा डिस्कस किया था कि यहाँ इकोनॉमी में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे आर गिवन, द प्रॉब्लम इज देयर एलोकेशन, हाउ प्रॉपर एलोकेशन। तो उनको किस तरीके से एलोकेट किया जाए, इन साधनों का बंटवारा उत्पादन के क्षेत्र में किस तरीके से हो, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होती है। और ये लोकेशन कैसे डिपेंड होगा, ये निर्भर है इन बातों पर कि जो साधन है उनकी प्राइस क्या होगी, एंड सेकेंडली वट एवर विल प्रोड्यूस व्हाट विल बी द प्राइस, प्राइसिंग प्रॉब्लम, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर एंड प्राइसिंग ऑफ कमोडिटी, यही दोनों चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो फैक्टर प्राइसिंग एंड कमोडिटी प्राइसिंग, या कमोडिटी प्राइसिंग या फैक्टर प्राइसिंग, ये दोनों चीजें ही यहाँ पर मेन होती है, जिसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और जो प्रॉपर लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, साधनों का उचित बंटवारा होता है, ये इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। तो इन दोनों की रिलेटिव प्राइसिंग जो है वही डिसाइड करती है कि एफिशिएंट एलोकेशन है या नहीं, जो एलोकेशन हुआ है वो दुरुस्त है या नहीं, वो सही है या नहीं, और वेदर और नॉट दिस लोकेशन विल लीड टू वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी एक अर्थव्यवस्था राज्य की ओर ले जाएगा या नहीं, ये इसी बात पर निर्भर है कि साधनों का बंटवारा सही तरीके से किया जाए उत्पादन के क्षेत्र में। और ये सही बंटवारा इन साधन और जो वस्तुएं हैं उनकी प्राइसिंग जो है, उनकी सापेक्ष आपस में जो अनुपात है, सापेक्षिकता है, रिलेटिव प्राइसिंग है, उन दोनों पर ही निर्भर करता है। तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु हो जाती है। और दूसरी तरफ हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इट इज कंसर्न विद द लार्जर यूनिट्स। Here we study the behavior of whole economic system in totality, संपूर्णता के साथ, पूरे जो हमारा आर्थिक तंत्र है उसका जो व्यवहार है संपूर्णता के साथ, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रॉडर इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं, जैसे कि टोटल प्रोडक्शन हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ओवरऑल प्राइस क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इन सब चीजों के रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं, ये हम कह सकते हैं जो बड़े आर्थिक चर हैं, ब्रॉडर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं एट द हाईएस्ट लेवल, तो उनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और ये चीज जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। जैसे अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा, यहाँ हम पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं और वो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं उसका। यहाँ हम सारी इकोनॉमी को संपूर्णता के साथ एक साथ देखते हैं और सारी चीजों को एक साथ लेकर स्टडी करने की, अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। So obviously, the things or the fields or the topics or things which are studied under macroeconomics: national income and output, general price level, employment, economic growth, trade cycles, saving, investments, इस तरीके की चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो अब एक जैसे जनरल प्राइस लेवल को ही ले, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कमोडिटी प्राइसिंग, इंडिविजुअल प्राइसिंग की बात करते हैं, यहाँ हम जनरल प्राइस लेवल, ओवरऑल अर्थव्यवस्था में मूल्यों का स्तर क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर चीजें ग्रॉसली या टोटलिटी में देखी जाती हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी कुछ अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इनकम थ्योरी या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस या नेशनल इनकम एनालिसिस, और एक नाम जो इसको मेथड ऑफ लंपिंग, ये स्लाइसिंग का जस्ट उल्टा हुआ। स्लाइसिंग में चीजों को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना था, मेथड ऑफ लंपिंग सबको जोड़ के वापस एक समग्र रूप में स्थापित करना। तो मेथड ऑफ लंपिंग भी यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक जो जो बेसिक डिफरेंस है वो तो आपने देखा, लेकिन ये दोनों चीजें एकदम इंडिपेंडेंट है, ये कह पाना भी मुश्किल है। जरूरत इनकी इसलिए पड़ती है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है, उनके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, और इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जो कि मैक्रो लेवल पे है, उनके लिए हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कह सकते हैं कि उसके लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ले, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल यूनिट्स की तो पिक्चर हमारे सामने रखती है,
या इंडिविजुअल यूनिट्स की, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की, लेकिन वो पूरी इकोनॉमी की पिक्चर हमारे सामने नहीं रखती है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक इंडिविजुअल यूनिट के बेसिस पर हम पूरी इकोनॉमी के लिए कोई पॉलिसी बना सकें, ये हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, जैसे सेविंग्स, इंडिविजुअल के लेवल पे अगर हम सेविंग्स की बात करें तो बेसिकली इट हैज टू बी स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो बचत करना एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा है, सेविंग इज ऑलवेज गुड, लेकिन अगर इफ इट इज अप्लाइड टू होल इकोनॉमी, सभी लोग, तो शायद ये उसके रिजल्ट्स वो ना हो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। तो अब ये सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन खोजना वो एक अलग तरफ ले जाता है, और पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर अगर हम देखें तो वहां प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन खोजना वो हमें दूसरी तरफ ले जाता है। तो जो चीज अभी मैंने कही वो सही है कि अगर सेविंग हम, जो कि इंडिविजुअल वर्च्यू मानी जाती है, लेकिन पब्लिक वाइस भी हो सकती है। अगर सभी लोग एक साथ बचत करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली कुछ लोग चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन पर पूरा असर पड़ेगा, और इसका पूरा असर अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था को अगर हम समझना चाहते हैं तब तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ऐसे हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, जो आर्थिक नियोजन की बात करें, तो आर्थिक नियोजन को अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ माइक्रो एनालिसिस का यूज तो हो सकता है। सरकार की आर्थिक नीतियों का अध्ययन यहाँ पर इस प्रकार से किया जाएगा, इस तरीके से देखा जाएगा गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज को, कि हाउ दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द स्पेसिफिक यूनिट्स, द पर्टिकुलर यूनिट्स। ये एक चीज होगी कि गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक कोई एक पॉलिसी बना के चल रही है तो एक पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर गुड्स, पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या क्या उसके इम्पैक्ट आएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मोबाइल इंडस्ट्री पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो माइक्रो लेवल पे स्टडी करके हम इन चीजों को देख सकते हैं। लेकिन जब मैक्रो लेवल की जो चीजें आती हैं उनकी जरूरत पड़ती है, जब आर्थिक नियोजन की बात होती है, तो वहां पर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो यूजुअली इंडिविजुअल्स से रिलेटेड नहीं होती हैं, बल्कि ग्रुप्स से या जो बड़े समूह हैं उनसे रिलेटेड होती है। इट इज ट्रू कि समटाइम्स तो गवर्नमेंट इन इंडिविजुअल यूनिट्स को एड्रेस कर सकती है अपनी पॉलिसी मेकिंग में, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो एक जनरल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो टोटल इनकम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन सारे वेरिएबल्स के एक जो नेशनल एग्रीगेट आता है उस पर ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वहां तक उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर जरूरी हो जाती है। बट आप कुछ भी कहें, लेकिन ये दोनों फील्ड जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैसे एक छोटी सी हम प्रॉब्लम ले लें कि कोई फर्म है, वो अपनी फैक्टर को, वो अपने प्रोडक्शन के फैक्टर को, उत्पादन के साधन को क्या रेम्युनेशन देगी, क्या प्राइस देगी। तो प्रॉब्लम तो ये माइक्रो लेवल की है, लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि फर्म जो फैक्टर को प्राइस देगी ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पूरी इकोनॉमी में उस फैक्टर की डिमांड कितनी है। अगर वो फैक्टर पूरी इकोनॉमी में डिमांडेड होगा तो ऑब्वियसली इस फैक्टर को ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, और खाली उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डिमांडेड होगा तो यहाँ पर इसकी प्राइस कम भी हो सकती है। तो इट्स एक डिसीजन जो है वो तो माइक्रो लेवल का है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्म की सेल क्या होगी, एक इंडिविजुअल फर्म की सेल या इंडस्ट्री की सेल क्या होगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगी। तो ये जो बात हो रही है ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड है, लेकिन खास बात ये है कि फर्म की जो सेल है वो डिपेंड करेगी लोगों की परचेजिंग पावर पर, एंड अगेन द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो
इसी तरीके से किसी फर्म के लिए रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ये डिपेंड करेगा एग्रीगेट डिमांड क्या है, नेशनल इनकम क्या है, जनरल प्राइस लेवल सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जनरल प्राइस लेवल डिपेंड किस पे करता है, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स। जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनकी जो प्राइस होती है उस पर हमारा ये जनरल प्राइस लेवल डिपेंड करता है। तो ये एक चीज दूसरी चीज पर रिलेटेड है, और एक चीज के बेसिस पर दूसरी चीज को जज कर लेना ये भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पर एक टेंडेंसी हो सकती है, लेकिन नेशनल या ग्रॉस लेवल पे या टोटलिटी के लेवल पर वो टेंडेंसी होना जरूरी नहीं है। इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि जनरल प्राइस लेवल को लेके मैं समझाऊं, अगर दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के जनरल प्राइस लेवल को हम कंपेयर करें और पाए कि दोनों एक जैसे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ट्रू जनरल प्राइस लेवल हैज नॉट चेंज्ड। लेकिन जिन चीजों से मिलकर वो जनरल प्राइस लेवल बना है, डिफरेंट कमोडिटीज हैं उसमें, डिफरेंट सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी प्राइसेस हो सकता है चेंज हुई हो, कोई चीज हो सकता है कम हुई हो, कोई चीज हो सकता है बढ़ गई हो। तो उस चीज को अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं तो अगेन वी हैव टू गो टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि मैक्रो लेवल पे हमें लग रहा है कि ये कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सही तरीके से देखने के लिए हमें दोनों की जरूरत पड़ती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी। और इन दोनों को साथ लेके चलने पर ही एक जो भी इकोनॉमी की हम बात, जहां से हमने बात शुरू की थी, पूरा डिस्कशन शुरू किया था, जो इकोनॉमी है उसकी सही तस्वीर तभी हमारे सामने आती है जब हम मैक्रो एनालिसिस के साथ साथ माइक्रो एनालिसिस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। फिलहाल इस चीज से संबंधित जो जानकारी है वो अभी मैं आपको इतना ही देना चाहूंगा। आप आगे पढ़ेंगे तो और भी चीजें आपके सामने आती जाएंगी, लेकिन क्योंकि अभी आपका बीकॉम के लेवल पे स्टडी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स तक ही लिमिटेड है, इसलिए मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आपकी तरफ आपको नहीं ले जाता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और इसी के साथ यहाँ पर जो हम लोग अपना डिस्कशन कैरी ओवर करके लाए थे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, वो मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। और होपफुली जो नेक्स्ट सेशन मैं शुरू करूंगा उसमें हम जो आपने देखी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड्स देखी थी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, अब हम उन फील्ड्स की तरफ चलेंगे और वहां पर सबसे पहले हम कंजम्पशन को ही लेंगे, उपभोग को लेंगे, और कंजम्पशन रिलेटेड थ्योरीज जो हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं, उनको अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो ये नेक्स्ट सेशन से ही शुरू होगा, तब तक आप इन चीजों को देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म कर रहा हूँ, एंड होपफुली यू एंजॉयड these sessions, and I'm wishing you, all of you, a very happy and prosperous and COVID-free New Year. Thank you.